मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश नए आयाम स्थापित कर रहा है, जिससे प्रदेश के विकास को मनोहर गति मिल रही है। हरियाणा कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने उन तमाम मनोहर नीतियों पर खुलकर चर्चा की जिससे हरियाणा और हरियाणा वासियों का विकास संभव हो पा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नीतियों के कारण ही हरियाणा ने पिछले 8 सालों में अपनी तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण फैसले लेती रहती है, जिसका नतीजा ये है कि आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बना चुका है। आज मनोहर सरकार के नेतृत्व में हरियाणा का चहुमुखी विकास हो रहा है। वहीं जनता टीवी के खास पेशकश हरियाणा कॉन्क्लेव 2023 मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। तो साथ ही ये भी कहा कि पिछले 8 सालों में सरकार ने हरियाणा की तस्वीर बदलने का काम किया है, जिसे जनता ने भी सराहा है। और जितने बदलाव इस 8 साल में आए हैं, अगर आप जनता से भी जाके पूछ लें, जब से हरियाणा बना है 48 साल में वो बदलाव नहीं ला सके। केवल घिसी-पिटी सरकार जैसा एक सिस्टम होता है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करते रहे, आते रहे। हमने बदलाव क्या लाए? सॉरी, हमने भ्रष्टाचार पर चोट की, हमने अपनी सारी डिस्क्रिप्शन पावर्स छोड़ी। नहीं तो ये कहा जाता मुख्यमंत्री सब कुछ होता, मुख्यमंत्री भगवान होता। हमने कहा नहीं, हमको नहीं चाहिए। हम तो जनता का जो एक सिस्टम है उसको बदलाव करके और जो उचित है वो करेंगे, गलत कुछ नहीं करेंगे। ठीक को ठीक, गलत को गलत कहने का हिम्मत अगर की तो इस सरकार ने की। हमने सब चीजें डिमांड बेस्ड नहीं की, नीड बेस्ड की। डिमांड करने वाले तो जिसका थोड़ा सा भी मुंह में जबान ज्यादा है वो डिमांड करता है। जिसके मुंह में जबान नहीं है, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, उस तक तो कोई पहुंचा ही नहीं। हमने उस तक पहुंचने की बात की है। हम प्रोएक्टिव होकर के गरीब के पास जाते हैं। और वहां क्या होता था, होड़ लगती थी, कोई एक स्कीम बन गई, चाहे केंद्र की चाहे प्रदेश की, अखबारों में टीवी में आ गई, जिसने लेना है लाइन में लग जाओ, माइट इज राइट, ये चलता था। यानी जिसकी थोड़ा सा ताकत ज्यादा होती थी जाके छीन लेता था। तो छीना झपटी हमने बंद की है और हमने सामान्य व्यक्ति का अधिकार वो उसको पहुंचाने की, उसको देने की बात की है। ये भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के काम करने का तरीका है। मुख्यमंत्री की इन्हीं मनोहर नीतियों के कारण आज हरियाणा ने अपनी पहचान विदेशों में भी बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने सबसे तेजी से विकास कर रहे राज्यों में खुद को शामिल किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना का लाभ घर बैठे मिल रहा है। बहुत ठीक कहा आपने। बात यह कि विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष से कहने की हमको चिंता नहीं है। हमको तो ये पता है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। आखिर जब ये विषय आए कि पेंशन किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए, उसके एक नियम बने हुए हैं, उसका सिस्टम बना हुआ है। लेकिन हमको लगा कि इतने लोग रह गए हैं पेंशन जिनको मिलनी चाहिए, और इतने ऐसे हैं जो जिनको नहीं मिल रही, उनका अधिकार खा रहे हैं। यानी 1.25 लाख लोग ऐसे निकले हैं हमारे, चाहे राशन कार्ड में से चाहे पेंशन में से, जो या तो पेंशनर हैं और या इनकम टैक्स पे ही हैं। 1.25 लाख लोग। अब एक इनकम टैक्स पे ही व्यक्ति अपने आप को बीपीएल श्रेणी में जुड़वा लेगा, या वो कहेगा कि हाँ मेरी आवश्यकता ज्यादा है, या वो व्यक्ति जिसके घर के ऊपर छत नहीं है, जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बनता, जिसके बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, वो अधिकारी है या ये अधिकारी है? तो जो अधिकारी है उसको देंगे, जो अधिकारी नहीं है उसको अपील करेंगे कि भैया अपने आप पीछे हट जाओ। और नहीं अपील मानेगा तो फिर हमारे हाथ में तो यही है कि उसका सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, हम करेंगे। आखिर प्रधानमंत्री जी ने भी जब एक गैस सिलेंडर की सब्सिडी को छोड़ने की एक आह्वान किया था, गिव अप,
गिव अप अपील उन्होंने की थी और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि देश भर के 1 करोड़ लोगों ने वो सब्सिडी छोड़ी थी, 1 करोड़ लोगों ने। तो जनता को तो थोड़ा सा जगाना होता है। इस बार भी हमारे इस सारे सिस्टम में 3000 लोगों ने अपने आप आकर के कहा कि आपका मुहिम ठीक है, हम ये लाभ ले रहे थे और हमको पता लग गया कि नहीं लेना है, उन्होंने छोड़ दिया। 3000 लोग मेरे पास भी आए हैं, यानी हमारे सिस्टम में आए हैं कि हम जो है हमारी इनकम ज़्यादा है, यानी बीपीएल की 180 से उससे इनकम ज़्यादा है, या जो ओल्ड एज पेंशन है उसका 2 लाख रुपया प्रति ओल्ड एज पर्सन, यानी कपल अगर ओल्ड एज का है तो 4 लाख रुपए की अगर इनकम उससे ज़्यादा है तो उनको नहीं लेना चाहिए। और ये नियम हमने नहीं बनाए, ये कांग्रेस की सरकार बना के गई थी। शुरू में तो 80s में तो सिर्फ शायद 5000 रुपये इनकम रखी थी कि 5000 रुपये भी अगर उनकी इनकम है तो वो ओल्ड एज पेंशन नहीं लेगा, उसमें मात्र 300 रुपये इनकम होती थी जी। बाद में इसको बढ़ा करके 2 लाख किया है। तो इस नाते से एक सीमा तो उसकी भी रखनी है। अगर बिना सीमा के एक व्यक्ति है जिसकी मानो 10 एकड़ जमीन है, उसको नहीं लेना चाहिए। एक व्यक्ति है जिसकी कोई दूसरी पेंशन मिलती है, उसको नहीं लेनी चाहिए। कहीं से भी किसी सोर्स से इनकम है, उसको नहीं लेना चाहिए। और मुझे कहते हुए बड़ा कई बार बात कहते हुए तकलीफ होती है। विधवा पेंशन भी हमारी कुछ बहनें जी, मैं बहनों का सम्मान करता हूँ, विधवाओं के प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन अपने यहाँ समाज में विधवा होने के बाद ये अच्छी बात है कि एक परंपरा विधवा का पुनर्विवाह करने का भी है जी। विधवा होने पर पेंशन मिल गई, लेकिन पुनर्विवाह होने के बाद पेंशन कटवानी चाहिए थी, नहीं कटी। अब क्या करेंगे? न्याय तो न्याय है, उस न्याय में अन्याय उनसे भी नहीं कर रहे हम, लेकिन जिनको नहीं मिली है उनको दी जाए, लेकिन जो गलत ढंग से ले रहे हैं उनको, ये हिम्मत कभी किसी ने की नहीं। और हमने की इसलिए कि लोगों के सामने एक छवि जाए कि ठीक बात है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गरीब जरूरतमंदों के लिए अंत्योदय योजना चलाया गया है, जिससे प्रदेश के जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल सके। समाज सेवा का अनुभव मेरा सन 1980 से है। आपने ठीक कहा कि मैं संघ का प्रचारक था, तो इस प्रकार के जो परिवार होते थे, इस प्रकार के व्यक्ति सिटीजन नागरिक होते थे जिनको बहुत बड़ी चीज़ों की आवश्यकता होती, उनकी आवश्यकताएं कैसे पूरी करना, ये उस समय कई संगठनों के माध्यम से करते थे। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री बना, तब नितिन गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उस समय उन्होंने मुझे कहा कि एक ऐसा काम जो मन को अच्छा लगे, ऐसा कौन सा काम है? कभी कभी पूछ लेते हैं दायित्व देने से पहले। मैंने कहा जी, ये जो अंत्योदय का विषय है ये मेरा प्रिय विषय है, और सारे देश भर में आज करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनकी सहायता करनी चाहिए। मुझे उन्होंने पूरे देश भर का अंत्योदय का इंचार्ज बनाया, हमारे अंत्योदय प्रकोष्ठ था, 3 साल उसमें मैंने काम किया। लेकिन उस समय हमारी चूंकि सरकारें ज़्यादा नहीं थी, कहीं कहीं गुजरात में सरकार थी, 2 और सरकारें थी, मुख्य रूप से संगठन के बजाय सरकारें ये काम करें। इसके लिए जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का जब अवसर आया तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए अवसर है, और इस समय एक एक परिवार को ढूंढा जाए कौन गरीब है, किसके घर की क्या कठिनाई है, प्रोएक्टिव होकर के। और हमने उसका सिस्टम जब बनाया तो एक नई खोज, उस समय नाम हमने रखा था HRDB, हरियाणा रेजिडेंट डाटाबेस, एक प्रोग्राम। लेकिन किन्हीं कारणों से फिर वो किसी ने कह दिया कि इस पर तो आपका कोर्ट जो है वो इसके ऊपर नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ये करेगा वो करेगा, ऐसा थोड़ा निर्णय नहीं थे। तो हमने उसका फिर अध्ययन करना शुरू किया कि कहीं कोई कठिनाई ना आ जाए। आधार हमने मांगना शुरू किया, लोगों ने मना करना शुरू किया कि आधार तो हम नहीं देंगे। तब एक नई व्यवस्था हमने बनाई, परिवार पहचान पत्र, कि परिवार एक इकाई, क्योंकि अपने यहाँ हम जानते हैं समाज के अंदर व्यक्ति एक इकाई नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे सिस्टम में परिवार एक इकाई है। कमाने वाला एक है, शायद खाने वाले 5 हैं, 4 हैं, 10 हैं, कमाने वाले 2 हैं। तो परिवार के सिस्टम को मेंटेन भी रखना होता है, तो परिवार की क्यों ना एक आइडेंटिटी बनाई जाए। तब परिवार पहचान पत्र आया। सबसे हमने सेल्फ डिक्लेयर्ड सारी डाटा मांगा, लगभग 71 लाख परिवारों ने अपना डाटा दिया। इसको फिर मैंने वेरीफाई कराया, हर एक से साइन करा करके उसको अपलोड किया। तो आज इस प्रकार के जो परिवारों का वेरिफिकेशन करने के बाद उसमें से मात्र अभी 5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके सिग्नेचर होकर के तो डाटा हमारे पास नहीं आया है, लेकिन बाकी कोई 68 लाख परिवारों का डाटा हमारे पास आ चुका है। उसमें कौन गरीब है, कौन अपने काम को अपने आप चला सकता है, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग। उच्च आय वर्ग को तो हमने कुछ देना भी नहीं है, उनको कोई समस्या कठिनाई भी नहीं है। मध्यम आय वर्ग को कुछ आवश्यकता होती है,
उसको कुछ सहयोग करना होगा। निम्न आय वर्ग को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमने जो निम्न आय वर्ग का जो लिमिट थी पहले, जिसको SC/CC डाटा केंद्र सरकार ने 2011 में बनाया था, 1,20,000 रुपये वार्षिक उसकी लिमिट थी। हमें लगा कि 1,20,000 में हमारे बहुत कम संख्या है, इसको बढ़ा करके इसको हमने 1,80,000 किया और आज 29 लाख परिवार आइडेंटिफाइड परिवार हैं कि ये 1,80,000 के हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने रोजगार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। स्कूल में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम किया है। इसके साथ ही मनोहर सरकार ने अंत्योदय की भावना से टीचर्स ट्रांसफर के लिए एक सिस्टम बनाई है, जिससे अध्यापक खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूल में डबल डेस्क की सुविधा करने की योजना बनाई है, ताकि प्रदेश के बच्चों का विकास हो सके। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा के लिए कॉलेज बनाएं, ताकि प्रदेश के महिलाओं को बेहतरीन शिक्षा मिल सके। कॉलेजों में भी देखिए, हम चूंकि कॉलेज हमने नए बहुत बनाए हैं, नए कॉलेज 71 नए कॉलेज हमने खोले हैं इन पिछले सालों में, और 71 में से 32 हैं या 38 हैं, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, लेकिन 30 से ऊपर हैं जो केवल महिलाओं के हैं। यानी हमने महिलाओं की शिक्षा के लिए एक घोषणा की थी कि 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज जरूर होगा, या महिला कॉलेज नहीं तो कोएड कॉलेज। इसलिए वो हमने टारगेट अपना पूरा कर लिया है। अभी भी कुछ थोड़ी बहुत डिमांड आती है, तो कुल मिलाकर के 8-10 स्थान ऐसे बचे हैं जो कहते हैं कि हमारा कॉलेज होना चाहिए। उसके मैपिंग कर रहे हैं। उस मैपिंग में अगर लगेगा कि हाँ 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज नहीं है तो जरूर खोलेंगे, लेकिन 20 किलोमीटर दायरा मतलब 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर उधर, किसी भी हमारी बहन बेटी को 10 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल न करना पड़े, और ये टारगेट हमने पूरा कर दिया है। अब टारगेट पूरा किया है तो वहाँ अध्यापक प्राध्यापकों की कमी जो है उसको पूरा कर रहे हैं। अभी भी लगभग 7,000 प्रोफेसर्स और PGT टीचर्स, इनकी भर्ती हमारा HPSC वो अपना करना शुरू कर दिया उन्होंने, बहुत जल्दी भर्ती करेंगे, और जब तक ये पूरे नहीं होते तब तक हम उनकी टेम्परेरी टीचर्स की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको दे रखें। हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों की भलाई के लिए काम कर रही है। लगातार ऐसी मनोहर योजनाओं का तोहफा नागरिकों को मिल रहा है, जिसका वो सीधा लाभ उठा पा रहे हैं। हरियाणा सरकार की मनोहर नीतियों के कारण ही आज हरियाणा दुनिया का उभरता हुआ और सबसे तेज गति से विकास करने वालों में शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास ही नहीं कर रहा, बल्कि रोज एक नया इतिहास भी रच रहा है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। जनता टीवी के विशेष पेशकश संवाद हरियाणा कॉन्क्लेव 2023 में हरियाणा के राजनीतिक दिग्गजों का मंच सजा। जहां हरियाणा के विकास की बात हुई तो पिछले 8 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई बड़े बदलाव पर भी चर्चा हुई, जो हरियाणा को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को आगे लेकर जाना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री लगातार मनोहर नीतियों पर काम कर रहे हैं, जिसका सफल परिणाम भी जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिलता है। नागरिकों के हित के लिए काम करने वाली मनोहर सरकार हमेशा से ही ऐसी योजनाओं पर आगे बढ़ती रही है। इसी कड़ी में जनता टीवी की खास पेशकश हरियाणा कॉन्क्लेव 2023 में हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने किसानों और किसानी से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे किसानों का आय दुगना हो रहा है। हमने कोशिश की कि भी किसान जो है परंपरागत खेती छोड़ें, बागवानी की तरफ जाएं। उसके लिए करनाल के अंदर बागवानी का विश्वविद्यालय बनाया, जिसके सेंटर 2-3 जगह के, एक सेंटर दक्षिण हरियाणा में भी है। 2013-14 में चीनी का उत्पादन था 74.42 लाख टन, अब हो गया है वो 116.30 लाख टन। पशुधन 7 सालों में बीमा पहले कभी होता नहीं था। पशुओं का बीमा 100 रुपये में हमने शुरू किया। पिछले 6-7 साल में 8 लाख पशुओं का बीमा किया, और 100 रुपये में बीमा करके किसान का 50,000 का 60,000 का पशु की डेथ हो जाती है, उसको 52 करोड़ रुपए हमने बंटवाए। पशुपालन का बजट 2014 में 576 करोड़ रुपए था, अब है 1357.25 करोड़ रुपए 22-23 का। 1,30,000 आदमियों का जो गांव में रहते हैं, भेड़ पालता है, बकरी पालता है, गाय पालता है, जिनके पास जमीन भी नहीं है, नई व्यवस्था की भी इनको साहूकार के चंगुल से निकाला जाए, इनको सस्ता पूंजी दी जाए। 1,60,000 रुपये तक का इनको पैसा दिया, 1,200 करोड़ रुपए उनको हम गाँव में दिलवा चुके हैं। पशुपालन द्वारा 800 पशुपालकों को हमने 15
मादा व एक नर के हिसाब से 90% सब्सिडी पे भेड़ बकरी दी है। 6 पॉलीक्लिनिक बने हुए हैं और अभी जो एक योजना बनाई है कि अभी भी हमें दिक्कत महसूस की कि पशुपालकों के पशु जब गंभीर बीमार होते हैं, उनका डॉक्टर टाइम पे नहीं पहुंचता, इलाज नहीं होता, तो मोबाइल एक नंबर कॉल सेंटर बना करके और 200 मोबाइल वैन चलाएंगे। उसके अंदर डॉक्टर भी होगा, दवाई भी होगी और जिस तरह से पुलिस का 112 नंबर है, सिंगल नंबर से हमें GPS लगा होगा, किसान के घर में कितनी देर में डॉक्टर पहुंचता है, सब हम मॉनिटरिंग। वहीं जनता टीवी की खास पेशकश हरियाणा कॉन्क्लेव 2023 में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा का सबसे बड़ा बदलाव संस्कृति मॉडल स्कूल है और प्रदेश के बच्चों का नई टेक्नोलॉजी से वास्ता हो, उसके लिए हमने प्रदेश में बच्चों को टैब वितरित किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो जो संस्कृति मॉडल स्कूल है, वो एक जिले में पहले एक था, 22 था, अच्छे चल रहे थे वो, ऐसा नहीं, और उसको देखते हमने इस पे विचार किया कि लोगों का काफी रुझान उसकी तरफ है और उसके बाद हमने निर्णय लिया कि जिले में जहां एक है तो हर एजुकेशन ब्लॉक में एक स्कूल हम खोलेंगे और ऐसे 116 स्कूल हमने नए खोले। अब 138 स्कूल हैं और उसको क्योंकि हमने देखा कि लोगों की रुचि जो है वो ज़्यादा CBSE के साथ है, वो अपने बच्चों को CBSE में पढ़ाना चाहते हैं, तो हमने सरकारी स्कूल को भी CBSE से एफिलेटेड कराया क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट था कि भाई हमारा बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहिए, इसके उनका काफ़ी ऐसा महसूस करते थे, तो उनको प्राइवेट में न जाने पड़े, सरकारी में उस प्रकार का मिले। इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजी के साथ भी उनका वास्ता हो, उसके लिए हमने एक विचार किया कि हम बच्चों को टैब देंगे। जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं उनके अभिभावक के पास इतनी, मैं समझता हूँ, पूरी सामर्थ्य नहीं होती, कुछ के पास है, कुछ के पास तो नहीं होती, तो उस पर हमने विचार किया कि आज देश की जरूरत है और जो बच्चे सामर्थ्यवान हैं तो उनके पास तो हैं, लेकिन जो वैसे हैं उनके पास नहीं है, तो हमने 5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे, उनको सबको टैब देने का काम किया और टैब के साथ साथ हमने सारा उसका जो था वो सारा सिस्टम उनके साथ जोड़ के, चाहे उसका सॉफ्टवेयर था, चाहे 2GB डाटा था, वो सारा का सारा हमने उनको फ्री दिया और 2GB उसको इसलिए फ्री दिया कि उसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, वो अपनी पूरी पढ़ाई कर सकता है। इसी प्रकार हमने सुपर 100 शुरू किया और उसके परिणाम बहुत अच्छे रहे और पहली बार से ही बहुत अच्छे रहे और अब की बार 41 बच्चे ऐसे हैं जिनका IIT में एडमिशन हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, उपलब्धि है। और आगे हमने इसमें बुनियादी कार्यक्रम शुरू किया है। जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको हम 9th के बच्चे को ही हम चुनाव करते हैं कि कुछ बच्चे जिनके 80% से नंबर ज़्यादा हैं उन बच्चों का हम चुनाव करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद निश्चित करते हैं और उन बच्चों को हम 1 सप्ताह में 2 पीरियड जो है ऑनलाइन उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि आने वाले टाइम में उनकी संख्या बढ़े। ऐसे ही हमने जो NDA है उसके लिए भी कोचिंग शुरू करी है, उसमें 9th के 11वीं के 100 बच्चे और 12वीं के 100 बच्चे उसमें भी शुरू किया है। आने वाले टाइम में उसके निश्चित तौर से अच्छे परिणाम मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में निश्चित तौर से होंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा के बारे में कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार में विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस किया गया है। देखिए, 8 वर्ष के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें नई देखने को हमें मिली है। जिस प्रकार से नौकरियों की भर्ती के अंदर ट्रांसपेरेंसी आई है, ये मैं नहीं कह रहा, जिन गरीब परिवारों के बच्चे बिना 1 रुपया खर्च किए हुए आज बिना क्षेत्रवाद या इलाकावाद को देखते हुए जिन घरों के बच्चे नौकरी के ऊपर लगे हैं, उनसे जाकर के पूछिए कि आज एक गरीब आदमी जिसका बच्चा शिक्षित है, मेरिट के ऊपर खरा उतरता है, अगर उसको मेरिट के अनुसार नौकरी मिल जाती है तो उससे लिए ये सरकार भगवान के बराबर है। शिक्षकों की ट्रांसफ़र था, टीचर्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी हम लेकर के आए। ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर जिस प्रकार से टीचर्स नहीं तो एक ट्रांसफ़र भी एक इंडस्ट्री बना हुआ था, उसके ऊपर हमने रोक लगाई है। आज जो आप पोर्टल की बात कर रहे हैं, पोर्टल के माध्यम से ही हमने लगभग 5.5 लाख लोग ऐसे जो पात्र ना होते हुए भी BPL का फ़ायदा उठा रहे थे, 5.5 लाख लोग जब उनकी स्क्रूटनी हुई
तो ऐसे लोगों के भी बीपीएल कार्ड बने हैं जिनके पास 3-3 मंजिल की कोठी है, बड़ी बड़ी कारें हैं, उन लोगों के बीपीएल के कार्ड बने हुए थे। आज हमारी सरकार आई है कि हमने कोशिश की है कि जो वास्तव में गरीब है उस गरीब को उस बीपीएल का फायदा मिले। उसके अंदर कुछ कमियां भी हैं, हम उसको ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो नीयत है वो ये है कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है पंक्ति के अंदर, उस व्यक्ति को जो हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिले। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय के मामले में न केवल बड़े राज्यों में शामिल है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी नंबर 1 पर है। इतना ही नहीं, वित्त प्रबंधन बेहतर होने के कारण हरियाणा बजट घाटे को नियंत्रित करने में भी सफल हो सका है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जनता के दरवाजे पर योजनाएं पहुंच रही हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास के मामलों में हरियाणा प्रदेश अन्य राज्यों से कहीं आगे है। आज हरियाणा सरकार की मनोहर नीतियों के कारण ही अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इन सब की बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए पंचकूला से हरियाणा रोडवेज की 70 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को आगे लेकर जाना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार मनोहर नीतियों पर काम कर रहे हैं, जिसका सफल परिणाम भी जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिलता है। नागरिकों के हित के लिए काम करने वाली मनोहर सरकार हमेशा ही ऐसी योजनाओं पर आगे बढ़ती रही है जिनसे नागरिकों का सीधा लाभ हो सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने लगातार योजनाओं के जरिए हरियाणा वासियों को फायदा पहुँचाने का काम किया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को पंचकूला से हरियाणा रोडवेज की 70 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूरे हरियाणा में 1000 नई बसें जल्द सड़कों पर दौड़ेंगी। 31 मार्च तक 400 से करीब नई बसें सड़कों पर चलना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगले 3 महीने में सभी नई बसों को शुरू कर दिया जाएगा। रोडवेज के हमारे सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक नया जो बेड़ा हमने लगभग 1000 बसों की जो हमने खरीद की थी, उसके पहली खेप 75 बसों की आज जो है वो उन्होंने शुरू कर दी है, चला दी है, जिसकी अभी हरी झंडी दे करके जिसको चलाया गया है। और बहुत जल्दी ये बाकी बसें भी फिजीज में कंपनी द्वारा बात हुई है तो वो जल्दी से शुरू करेंगे। इस 31 मार्च तक की कितनी 250-400 बसें इस 31 मार्च तक पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर अगले 3 महीने में सारी 1000 बसें पूरी करके और को चला दिया जाएगा। और इससे जो हमारा जो बेड़ा है रोडवेज की बसों का, वो काफ़ी अच्छी संख्या लगभग जो सारे हमारे प्राइवेट मिला करके किलोमीटर से मिला करके ऊपर हो जाएगा और हरियाणा के लोगों को इसकी एक सुविधा मिलेगी। हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 550 ईवी बसों का भी ऑर्डर दिया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में पहले चरण में बसें चलाई जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी मिनी बसों की खरीद कर रहे हैं ताकि वहां पर छोटी बसें चलाई जा सके। की क्या योजना है? हमने 550 ईवी बसेस का भी ऑर्डर दे दिया है, वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। उनको भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग डिपोज में बांट दिया जाएगा। पहली जो 100 बसें आएंगी उसमें 50 बसें गुरुग्राम में, 50 फरीदाबाद में, 100 बसें वहाँ जाएंगी। इसके अलावा बाकी जो 450 बसें हैं वो भी अलग अलग रूट्स के ऊपर अलग अलग डिपो में बांट दी जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी हमारी जो बसें हैं उनके रूट बढ़ जाएंगे और उसमें खास करके जो मिनी बसेज हैं उनकी भी हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं ताकि जहाँ सवारियाँ कम होती हैं जिस रूट पर, उस पर मिनी बसेज चलाई जा सकें ताकि उसकी जो वायबिलिटी है वो चल सके। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा प्रदेश ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई उपलब्धियां हासिल की। मनोहर नीतियों के कारण हरियाणा प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में आज नागरिकों को सभी सुविधाएं में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी बिना किसी रुकावट और अड़चन के सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। और इसी कारण आज हरियाणा की कदम 21वीं सदी के सबसे विकसित और समृद्ध प्रदेश बनने की ओर है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ।
हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप लॉन्च कब किया गया था? ए 29 अक्टूबर 2021, बी 12 अगस्त 2019, सी 16 जून 2022, डी 17 जुलाई 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में लिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।